Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of SST history. The chapter name is The First Empire, The Mauryas. इसका फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था। आज बिंदुसार से स्टार्ट करना है। बिंदुसार सक्सीडेड चंद्रगुप्त इन 297 BCE। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त को हरा करके उसके राज्यकाल को जीत लिया था, उस पर सफलता प्राप्त कर ली थी। किस सन में? 297 BCE में। He is said to have conquered the land between the two seas, presumably the Arabian Sea and the Bay of Bengal। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य पर जब जीत हासिल की थी तो उसने इन दोनों सी यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच की जो लैंड थी उस पर अपनी विजय प्राप्त कर ली थी। प्रिज्यूमेबली मीन्स होता है शायद, परहैप्स। The campaign in Deccan extended Mauryan control in the peninsula as far south as Mysore। और कैंपेन मीन्स होता है अभियान करना, प्लान करना। ही कैंपेन इन डेक्कन, उसने डेक्कन में ये प्लान किया कि वो एक्सटेंडिंग मौर्यन कंट्रोल, अपने मौर्य साम्राज्य को बढ़ा करके और कहाँ तक अपना नियंत्रण फैला सकता है। उसने पेनिनसुला, प्रायद्वीप से लेकर के साउथ से मैसूर तक अपने राज्यकाल को बढ़ा लिया था। By the time of his death in 272 BCE, the entire subcontinent had practically come under Mauryan control। और फिर उसकी डेथ जब हुई थी 272 में, तो मौर्यन कंट्रोल में सारे सब कॉन्टिनेंट, सारे उपमहाद्वीप उसके कंट्रोल में, मौर्यन कंट्रोल में आ गए थे अपने आप। The only area that remained hostile and unconquered was Kaling। hostile means एनिमी होना, दुश्मन होना। सिर्फ कुछ ही एरिया था, सिर्फ कलिंग ही ऐसा एरिया था जिस पर उसने विजय प्राप्त नहीं की थी, जिसको जीता नहीं था बिंदुसार ने, वो था कलिंग। कोस्टल उड़ीसा ऑन द ईस्ट कोस्ट, कोस्टल उड़ीसा भी था जो कि ईस्ट कोस्ट पार्ट में था। इट वॉज अशोक द ग्रेट हिज सन हु फाइनली कॉन्कर्ड एंड ऑक्युपाइड कलिंग। और इट वॉज अशोक द ग्रेट हिज सन, बिंदुसार का बेटा जो था अशोक था, सिर्फ वही एक ऐसा पर्सन था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राजा ने मौर्यन साम्राज्य के किस राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो आप कहेंगे अशोक ने। कम ऑन नेक्स्ट पेज। अशोक द ग्रेट, अशोक आपका सबसे फेमस पर्सनालिटी था हिस्ट्री का। अशोक इज बाय फार द मोस्ट फेमस ऑफ द मौर्यन किंग। अशोक सबसे मोस्ट फेमस पर्सन था, मौर्यन किंग था। He left behind accounts of his reign in the form of inscriptions। inscriptions means अभिलेख। उसने अपने सारे अकाउंट्स, जितने भी लेखा जोखा था, जितना भी उसने अपने राज्यकाल को बढ़ाया, जितनी भी विजय प्राप्त की, वो पूरा लेखा जोखा उसका अभिलेखों में उसके लिखा हुआ है। These inscriptions written in ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, इस भाषा में लिखे हुए हैं। वर हिज मैसेज टू पीपल इन द फार फ्लंग एरियाज, और बहुत सारे मैसेज जो कि लोगों के थे। वर हिज मैसेजेस टू पीपल इन द फार फ्लंग एरियाज। फार फ्लंग मीन्स होता है दूर तक फैला हुआ, अपने दूर तक फैले हुए एरियाज और लोगों के बारे में उस इंस्क्रिप्शन में, उस अभिलेख में लिखा है। He inscribed these messages on stone pillars and rock edicts। और उसने इंस्क्राइब किया है, अंकित किया है सारे अपने मैसेजेस को स्टोन पिलर्स में, पत्थर के जो खंबे होते थे उन पर लिखा हुआ है, और रॉक एडिक्ट्स, एडिक्ट्स मीन्स होता है शिलालेख, और पत्थरों पर भी अंकित है, पत्थरों पर भी लिखा गया है।
The stone pillars were carved out from rocks and then polished. Stone pillars जो पत्थर के पिलर्स थे, खंबे थे, उनको पत्थरों से काट करके बनाया गया था. कार्व मीन्स होता है शेप देना. पत्थरों से काट करके बनाया गया था, उसे पॉलिश किया गया था. These pillars were crowned with capitals. They included lions and bulls. These pillars were crowned with capitals. और इस पिलर्स को एज अ कैपिटल की तरह इंपॉर्टेंस दी गई थी. दे इंक्लूड लॉयंस एंड बुल्स, और उसमें लॉयंस और बुल्स बने थे. द लॉयन कैपिटल फाउंड एट सारनाथ इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, तो आप कहेंगे द लॉयन कैपिटल, जो कि सारनाथ में है. The Ashok Chakra carved in the Lion capital is also a part of India's national flag. The Ashok Chakra carved in the Lion capital. Lion capital में ये देखिए, यहाँ पर Lion capital का पिक्चर दिया है. Here you can see. इसमें अशोक चक्र का भी शेप है, जो कि इंडियाज नेशनल फ्लैग है, आपको पता है. तो ये इसका पिक्चर है लॉयन कैपिटल का. The Mauryan Empire for the first time brought political unity and administrative uniformity to India. The Mauryan Empire for the first time brought political unity. और मौर्यन एम्पायर में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि राजनीतिक एकता आ गई थी और उनके प्रशासन में काफी चेंजेस आ गए थे. The Mauryan organized a very elaborate system of administration. The Mauryan organized a very elaborate system of administration to rule such a vast empire. क्योंकि अशोक का साम्राज्य बहुत ही वास्ट था, बहुत ही विस्तृत था, बड़ा था, इसलिए उसने एक न्यू रूल के साथ, न्यू चेंजेस के साथ अपने प्रशासन को क्रिएट किया था. We knew about the Mauryan administration from various sources such as edicts of Ashok, the Indica of Megasthenes, and the अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य. शौर्य बेटा, क्लास में ध्यान दीजिए और अपने ऑडियो को ऑफ रखिए. We know about Mauryan administration from various sources. मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हमें नॉलेज मिलती है किस साधनों से? जो अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, और मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी थी इंडिका, उससे, और चाणक्य ने जो बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, उससे भी हमें अशोक के राज्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है. ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं. आप जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको ध्यान से सुनिए. मैं उसको कभी भी पूछ सकती हूँ, जब मैं रिवीजन लूंगी तो सब पूछूंगी कि अशोक के साम्राज्य के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में किन किताबों में लिखा है. कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग, कलिंग पर कैसे विजय हुई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका. अशोक की कलिंग विजय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोक्स रेन वर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग एंड सब्सिक्वेंट एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोक. अशोक एक ऐसा राजा था, एक ऐसा मौर्यन एम्पायर था जिसने कि पहले तो बहुत सारे युद्ध किए, फिर उसके बाद उसको ये एहसास हुआ कि बहुत सारा युद्ध करने से, लोगों को मारने से कई लोगों बहुत सारा विनाश होता है. और उसने फिर धीरे धीरे करके जब ये चीजें समझी तो उसने ये लड़ाई की सोच को त्याग दिया था और बुद्धिज्म को, बुद्ध धर्म को अपना लिया था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ अशोक रेन वर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग. कलिंग की विजय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था उस अशोक का. एंड सब्सिक्वेंट अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोक. अशोक ने जो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है. ही इज परहैप्स द ओनली किंग इन हिस्ट्री टू रिनाउंस कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर. एक युद्ध को जीतने के बाद ये पहला एक ऐसा शासक था जिसने रिनाउंस मीन्स होता है त्याग दिया था.
पूरे राज्यकाल को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। द हॉरर ऑफ वॉर वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द किंग इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। उसके एक अभिलेख में वॉर का जो हॉरर होता है, जो भय होता है, डर होता है, उसके बारे में पूरी लिखा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। 150,000 people were deported, 100,000 were killed and many died। इतने सारे लोग मरे हैं, इतने सारे लोग घायल हुए हैं, इतने सारे लोगों का वध किया गया है। The war caused much suffering to people, the Brahmins and Buddhist monk। वॉर से, युद्ध से बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ब्राह्मण को भी संघर्ष करना पड़ता है और बुद्धिस्ट को भी, बुद्धिस्ट मॉन्क जो होते थे, साधु होते थे, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता था, सफर करना पड़ता था। दिस कॉज्ड अशोक मच ग्रीफ एंड रिमोर्स। रिमोर्स मीन्स होता है पश्चाताप करना, ग्रीफ मीन्स तो आप जानते हैं दुख होना। और इससे जो चारों ओर इतनी तबाही मचती थी, डिस्ट्रक्शन होता था, उसको देख करके अशोक के मन में ये आया कि उसे ये सब चीजें नहीं बर्दाश्त हो रही थी, तो उसको बहुत दुख हुआ, उसको पश्चाताप हुआ कि उसको युद्ध नहीं करना चाहिए। He abandoned the policy of physical conquest in favor of the policy of धम्म। और फिर उसके बाद उसने फिजिकल कॉन्क्वेस्ट मीन्स शारीरिक विजय जो लोगों को मार करके होती थी, उस पॉलिसी को, उस नीति को उसने छोड़ दिया और धम्म यानी कि धर्म को वो अपनाने लगा। मीन्स पहले तो शासक लोग ज्यादा हॉरिबल होते थे, लोगों को मार करके उनका राज्यकाल हासिल कर लेते थे, लेकिन एक अशोक एक ऐसा पर्सन था, ऐसा शासक था जिसने कि बहुत जल्दी ये रियलाइज कर लिया और धर्म के साथ जुड़ गया। अशोक धर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोकास धम्म, मीनिंग ऑफ धम्म, द वर्ड धम्म इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्म मीनिंग रिलीजियस ड्यूटी। जो वर्ड है धम्म, ये प्राकृत भाषा का है, जो कि संस्कृत भाषा के धर्म वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है रिलीजियस ड्यूटी। मैं कभी भी पूछ सकती हूँ आपसे कि धम्म का मतलब क्या होता है। धम्म मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। ये किससे बना है? संस्कृत के वर्ड धर्म से बना है। However, Ashoka's धम्म was not a religious faith। अशोका का जो धम्म था वो कोई रिलीजियस फेथ नहीं था, धार्मिक कोई विश्वास नहीं था। इट डिड नॉट इंक्लूड एनी रिचुअल्स, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ये किसी भी रस्मों से, रीति रिवाजों से, कोई बलिदानों से, बलि जो दी जाती थी उससे रिलेटेड नहीं था। द धम्म वॉज रिलेटेड टू नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। सामाजिक व्यवहार से रिलेटेड ये धर्म था। The emperor believed that it is the moral duty of king to teach his subjects these norms। Subjects का मतलब होता है प्रजा। जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं वो, उसका मतलब तो आप जानते हैं, विषय होता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट्स, जो हिस्ट्री में वर्ड यूज किया जाता है सब्जेक्ट, उसका मतलब होता है प्रजा, मीन्स ऑडियंस, जो लोग वहां पर रहते थे उस समय। तो राजा का ये मानना था, अशोक का ये मानना था, ये विश्वास था उसका कि ये एक मॉरल ड्यूटी है राजा की, कि वो अपनी प्रजा को ये सारे नियम कानून बताए, ये सारी शिक्षाएं दे। रीजन फॉर धम्म, धम्म का क्या कारण था, क्यों इसको बनाया गया था? अशोक अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्म बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही फेस। अशोक ने अपने समय में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, जिससे कि उसने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, धर्म को अडॉप्ट किया। द मौर्यन एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। मौर्यन एम्पायर में, साम्राज्य में क्या था कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के धर्म को अपनाते थे, जिससे कि उनके बीच में बहुत लड़ाइयां होती थी, संघर्ष होता था। पीपल सेक्रीफाइस्ड एनिमल्स, लोग क्या करते थे? जानवरों की बलि देते थे उस समय, जो कि अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसको बिल्कुल भी ये चीजें गवारा नहीं थी। पीपल ट्रीटेड देयर एल्डर, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स बैडली। लोग क्या करते थे?
अपने बड़ों को, स्लेव्स को यानी नौकरों को, अपने सर्वेंट्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे. देयर वर कॉन्फ्लिक्ट्स एमंग द फैमिलीज एंड एमंग्स नेबर्स, और पड़ोसियों और घरों में कई सारे संघर्ष, लड़ाइयाँ होती थी. एज अ रिजल्ट द एम्परर felt the need of felt the need to solve these problems. और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एम्परर को ये माइंड में स्टक किया आइडिया कि उसे इस प्रॉब्लम को किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए. प्रिंसिपल्स ऑफ थंब, इसके सिद्धांत क्या था. यहाँ प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत. अशोक इन हिज वेरियस एडिक्ट्स हैज एक्सप्लेन्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ थंब, और उसने अपने बहुत सारे अभिलेखों में ये एक्सप्लेन किया है इस धम्म के सिद्धांतों के बारे में. फर्स्ट है ओबेडेंस टू वंस मदर एंड फादर, एल्डर्स, टीचर्स एंड अदर रिस्पेक्टेबल पीपल. ध्यान से सुनिए, मैं किसी भी समय आपसे पूछ सकती हूँ जो इम्पोर्टेंट चीजें बेटा जो चैप्टर में पढ़ाई जाती, जरूरी नहीं कि वो आपकी क्वेश्चन आंसर में हो तो ही आपको पता चले. अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 5 ही हैं. पहला क्या है, बड़ों का, अपने माता पिता का, टीचर्स का, किसी भी एल्डर्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए. सेकेंड है आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसेटिक्स. एसेटिक्स मीन्स होता है तपस्वी, तपस्या करते हैं. रिलेटिव्स, स्लेव्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स, द पुअर, मिजरेबल फ्रेंड्स, पुअर एंड मिजरेबल फ्रेंड्स, एक्वेंटेंस एंड कंपेनियंस. जितने भी तपस्वी हैं, संत साधु हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, कोई नौकर है, स्लेव्स है, कोई आप पर डिपेंडेंट्स हैं, कोई पुअर है, कोई मिजरेबल पीपल है, कोई आपका दोस्त है, कोई कंपेनियन है, इन सब के साथ हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए. एब्स्टिनेंस फ्रॉम किलिंग और इंजरिंग ऑफ द लिविंग बींग्स. एब्स्टिनेंस मीन्स होता है संयम रखना, किसी चीज को रोकना, कंट्रोल करना. हमें किसी भी लिविंग बीइंग को, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उसे मारने का, उसको नुकसान पहुंचाने का ख्याल माइंड से हटा देना चाहिए, उस चीज पर अपना कंट्रोल रखना चाहिए. स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेटिंग लिटिल वेल्थ. एक्यूमुलेटिंग मीन्स होता है सेव करना, और बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना या पैसे को बहुत ज्यादा सेव करके रखना नहीं चाहिए. ट्रूथफुलनेस, मोरालिटी एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट. सच्चाई अपनाना चाहिए, मोरालिटी यानी नैतिकता होनी चाहिए, और हार्ट प्योर होना चाहिए. चलिए मैं कल वर्बली आपसे पूछूंगी कि प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म क्या है, ठीक है, और थोड़ा सा अशोक के बारे में पूछूंगी. चैप्टर में अगर पढ़ा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा सा सुनिए बेटा. आपके आगे ये सब चीजें अभी नेक्स्ट क्लास में फिर से आएंगी. तो जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जीके है, ठीक है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 7 तक ही ये लिमिटेड सिलेबस है या क्लास 6 तक ही लिमिटेड है. तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा लर्न रखने की कोशिश करिए, ठीक है. चलिए मैं इस क्लास को एंड करती हूँ. गुड डे.